वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में, वो मैसिव ग्लोबल इंजन जो हमारे प्लेनेट पर लिटरली सब कुछ चलाता है, चाहे वो हल्की सी हवा हो या एक ज़बरदस्त हरिकेन। और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक सनलाइट की रे से। ठीक है, ये है आज का गेम प्लान। हम डोमिनोज को एक एक करके फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूरज की गर्मी इतनी अनइवनली क्यों फैली हुई है। फिर हम समझेंगे कि कैसे ये पूरी प्लेनेट के लिए एक जाइंट एयर कंडीशनर बना देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब अर्थ का स्पिन ऐड होता है तो चीज़ें कैसे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फिर हम समझेंगे कैसे ये सब मिलके हमारा वेदर बनाते हैं। और आखिर में हम डाइव करेंगे कि कैसे ये सब मिलके समुद्र के अंदर एक्चुअल रिवर्स क्रिएट करते हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। तो सवाल ये है, सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? ये सब एक सिंपल अनडिनाएबल फैक्ट से शुरू होता है, हमारे प्लेनेट और सूरज के बीच के रिश्ते से। आप इसे पहला डोमिनो समझ सकते हैं जो गिरता है और सब कुछ स्टार्ट होता है। चलिए एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हवा चलती ही क्यों है? सिंपल लगता है ना, लेकिन कभी सोचा है असल में होता क्या है? क्या चीज़ हवा को मूव करती है जिससे झंडा लहराता है? जवाब है, ये सब कुछ प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। देखिए, नेचर हमेशा बैलेंस बनाना चाहता है और हवा भी उसी रूल को फॉलो करती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, और वही मूवमेंट हम विंड के रूप में फील करते हैं। तो सवाल उठता है, ये प्रेशर डिफरेंस आता कहाँ से है? जवाब फिर से वही सूरज से। हमारी प्लेनेट अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसलिए इक्वेटर पर डायरेक्ट इंटेंस सनलाइट पड़ती है। मतलब वहाँ हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है और लो प्रेशर बन जाता है। पोल्स पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, वो हल्की होती हैं, इसीलिए वहाँ की हवा ठंडी भारी होती है और नीचे बैठ जाती है, और यही हाई प्रेशर बनाता है। तो अब आपके पास एक बेसिक हीट डिफरेंस है, इक्वेटर पर गर्मी और पोल्स पर ठंड। ये सिंपल फैक्ट पूरे ग्लोब के लिए एक मैसिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाता है, और ये काम करता है इन बड़े सर्कुलेटिंग कन्वेयर बेल्ट्स ऑफ एयर से, जिन्हें साइंटिस्ट्स सेल्स कहते हैं। हर हेमिस्फीयर में आपको 3 बड़े कन्वेयर बेल्ट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा होता है हेडली सेल, जो इक्वेटर से गर्म हवा को दूर पंप करता है। फिर होता है पोलर सेल, जो पोल्स से ठंडी हवा भेजता है। और इन दोनों के बीच होता है फेरल सेल, जो दोनों के बीच एक गियर की तरह काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक नॉनस्टॉप सिस्टम की तरह, प्लेनेट के गर्म हिस्सों से ठंडी जगहों तक हीट ट्रांसफर करते हुए सब कुछ बैलेंस में रखते हैं। अब हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और ये बड़े लूपिंग सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड है। आप सोचोगे कि हवा सीधी लाइन में चलेगी पोल से इक्वेटर तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बड़ा ट्विस्ट है, लिटरली एक प्लैनेटरी ट्विस्ट, जो सब कुछ बदल देता है। और यही लाता है एक और सवाल, अगर हवा सिर्फ हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाना चाहती है तो वो सीधी क्यों नहीं जाती, कर्व क्यों करती है? इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स, जो अर्थ के कंटिन्यूअसली स्पिन करने की वजह से होती है। अब दिक्कत ये है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है जैसे ग्रेविटी, ये एक अपेरेंट फोर्स है। हवा सीधी चलने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे की जमीन घूम रही होती है, और हमारे नजरिए से लगता है जैसे हवा कर्व कर रही है। रूल सिंपल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड की तरफ। और ये एक ही इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लैनेट के सबसे फेमस विंड पैटर्न्स के लिए, जैसे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज। अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। जब प्रेशर डिफरेंस और कोरियोलिस ट्विस्ट कॉम्बाइन होते हैं, तब बनता है वो वेदर जो हम रोज फील करते हैं, चाहे वो एक बड़ा हरिकेन हो या समुद्र के किनारे की हल्की हवा। सोचो, अगर एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम हो, हवा हर डायरेक्शन से उसके सेंटर की तरफ रश करती है। अब कोरियोलिस स्पिन ऐड कर दो, क्या बनता है? एक साइक्लोन। ये बेसिकली एक जाइंट स्पिनिंग वेदर इंजन है, और कोरियोलिस के इफेक्ट से ये स्पिन करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। मज़ेदार बात यह है कि हम सेम स्टॉर्म के लिए अलग अलग नाम रखते हैं। अटलांटिक में उसे हरिकेन कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून, इंडियन ओशन में साइक्लोन, और ऑस्ट्रेलिया में लोग उसे विली विली कहते हैं। लेकिन सब असल में एक ही स्टॉर्म है। ये हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं, लोकल लेवल पर भी होता है। सोचिए, समुद्र के किनारे लैंड पानी से तेज गर्म होता है, तो दिन के समय लैंड पर लो प्रेशर बनता है और सी से ठंडी हवा खींचता है। ये होता है सी ब्रीज। रात में उल्टा होता है, लैंड तेज ठंडी हो जाती है, हाई प्रेशर बनता है और हवा वापस समुद्र की तरफ चलती है। ये होता है लैंड ब्रीज। अब तक हम सिर्फ
हवा की बात कर रहे थे, लेकिन एटमॉस्फेयर अकेला काम नहीं करता। वो बड़े ग्लोबल विंड्स जैसे ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली समुद्र के सरफेस पर लगातार चलते रहते हैं, और वो इतने पावरफुल होते हैं कि पानी को भी अपने साथ खींच लेते हैं और समुद्र के बीच में जाइंट रिवर्स जैसी ओशन करंट्स बना देते हैं। ये पूरा सिस्टम एक अजीब फैक्ट तक ले जाता है। दुनिया के कुछ सबसे सूखे डेजर्ट्स जैसे अटाकामा साउथ अमेरिका और नमीब अफ्रीका समुद्र के बिल्कुल पास हैं। सोचिए, इतना पानी होने के बावजूद वहां बारिश नहीं होती। ये कैसे मुमकिन है? इसका रीजन है कोल्ड ओशन करंट्स। ये करंट्स पोल से ठंडा पानी ले आते हैं और ये पानी अपने ऊपर की हवा को ठंडा कर देता है। ठंडी हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, इसीलिए जब वो हवा लैंड की तरफ जाती है वो लगभग ड्राई होती है। ये एक नेचुरल डिह्यूमिडिफायर की तरह काम करती है और रिजल्ट होता है एक बड़ा डेजर्ट। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। जहाँ वार्म और कोल्ड करंट्स टकराते हैं वहाँ कुछ इनक्रेडिबल होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट जब लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट से टकराता है तो एक बड़ा चर्निंग इफेक्ट होता है। इसे कहते हैं अपवेलिंग। ये प्रोसेस डीप ओशन का न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर ले आता है, जो प्लैंकटन के लिए फिस्ट बन जाता है, और यही प्लैंकटन दुनिया के बेस्ट फिशिंग स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। जब आप पूरी पिक्चर देखते हैं तो ये सब एकदम अमेजिंग लगता है। सब कुछ शुरू होता है एक सनलाइट की बीम से जो इक्वेटर पर पड़ती है, और उससे शुरू होती है एक चेन रिएक्शन जो विंड को चलाती है। वो विंड ओशन करंट्स को चलाती है और ये सब मिलके पूरे कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट शेप करते हैं। ये एक इंटरकनेक्टेड इंजन है, सिंपल, पावरफुल और एलिगेंट। और अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूरा ग्लोबल इंजन एक चीज पर चल रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। यही इसका फ्यूल है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस प्लैनेट का टेम्परेचर बदल रहे हैं तो इसका मतलब हम इस इंजन के फ्यूल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, जब हम ये फ्यूल बदलते हैं तो हवा और पानी के ये फंडामेंटल सिस्टम्स कैसे बदलेंगे?